हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भाई आप सभी को पता है, भाई मैंने आपके लिए एनसीईआरटी की क्लासेस चला रखी है। 7th क्लास के मैंने हिंदी वसंत के आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कर नहीं सॉरी 15 लेसन प्रोवाइड करवा दिए थे। ठीक है, उनके कवि परिचय, सारांश और क्वेश्चन आंसर। तो आज हम अपना 16 से पार्ट 16 से क्लास की स्टार्ट कर रहे हैं और आज 7th क्लास की एनसीईआरटी यानी हिंदी वसंत कंप्लीट हो जाएगी भाई। फिर कल 8th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करेंगे। पार्ट 16 है भोर और बरखा। क्या है भाई नाम पाठ का? भोर और बरखा। ठीक है, कवि परिचय देखते हैं। हिंदी के महान काव्य रचनाकारों में कृष्ण भक्ति शाखा की मीराबाई का नाम लिया जाता है। ठीक है, भोर और बरखा किसकी है? मीराबाई की रचना है। इनका जन्म 1498 के आसपास राजस्थान के वर्तमान पाली जिला के कुड़की, ये कुड़की नहीं है, अभी कुड़की है, यहाँ पे कुड़की आएगा, कुड़की गांव में माना जाता है। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा भोजराज के साथ हुआ। यह बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि रखती थी। कौन भाई? मीराबाई। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना उनके परिवार वालों को अच्छा नहीं लगा। कई बार उन्होंने मीरा को विष देकर मारने की कोशिश की। अपने घर वालों के व्यवहार से परेशान होकर वृंदावन और द्वारका चली गई। कौन भाई? मीराबाई अपने घर वालों के व्यवहार से परेशान होकर वृंदावन और द्वारका चली गई और कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। मीराबाई की रचनाएं विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन कौन सी है मीराबाई की रचनाएं? मीराबाई ने गीत गोविंद की टीका, नरसी का मायरा या नरसी जीरो मायरा, गोविंद राग, सोरठा के पद, मीराबाई की पदावली नामक ग्रंथ की रचना की है। तो मीराबाई के विषय में था। अब हम सारांश देखते हैं। भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित दो पद है। ठीक है भाई, भोर और बरखा मीराबाई द्वारा रचित भाई कितने पद है? दो पद है, ध्यान रखना आपको। पहला पद सुबह के बाद, दूसरा पद वर्षा ऋतु के बारे में है। ठीक है, जो पहला पद है भाई इसमें क्या है? सुबह के बाद का दृश्य बताया गया है और दूसरे पद में भाई वर्षा ऋतु के बारे में बताया है। कवित्री ने माँ यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को जगाने का वर्णन किया है। कृष्ण को जगाती है कि रात बीत गई है, दरवाजा खुल गए हैं, गोपियां दही मथ रही है। श्री कृष्ण उठ जाते हैं और मक्खन और रोटी लेकर गायों की रखवाली के लिए चल पड़ते हैं। कृष्ण अपनी शरण में आए वालों का उद्धार करते हैं। अगले पद में सावन के बादल बरसने के बारे में वर्णन किया गया है। कृष्ण के आगमन का सुखद संदेश सावन के आने को माना जाता है। बादल चारों दिशाओं में बरसने लगते हैं, बिजलियां चमकती है। ऐसे में कवित्री प्रभु गिरधर नागर के सुखद और मंगल गीत गाना चाहती है भाई। ये सारांश हो गया अपनी कविता का। भोर और बरखा कविता की रचयिता कौन है? ठीक है, जो भोर और बरखा है जो कविता है किस विधा से? भी कविता विधा से। इसके रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेव वर्मा या विनीता पांडे। तो मीराबाई जी इस कविता की रचयिता रहेंगी, भोर और बरखा की भाई। दूसरा क्वेश्चन है, इस कविता में किस को जगाने का प्रयास किया जा रहा है? तो एक ग्वाल बाल को, बाल कृष्ण को, राधा का या कवित्री का? तो भाई बाल कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा है, दही कौन बिलो रही है? तो दही कौन बिलो रही है? एक राधा, दो यशोदा, तीन गोपियां, चार ग्वाल बाल। तो गोपियां क्या है? दही बिलो रही है भाई। फोर्थ क्वेश्चन है, कृष्ण को जगाने के लिए द्वार पर कौन खड़े हैं? ठीक है भाई, जो कृष्ण को जगाने के लिए द्वार पर कौन खड़े हैं ये हमें बताना है। सारे ग्वाल बाल, यशोदा, राधा या देव और दानव? तो देव और दानव दोनों ही कृष्ण को जगाने के लिए द्वारे पर खड़ी है। पांचवा क्वेश्चन है, ग्वाल बालों के हाथ में क्या है? जो ग्वाल बाल है उनके हाथ में क्या है? मक्खन है, रोटी है, मक्खन रोटी है, मिश्री है। तो ग्वाल बालों के हाथ में मक्खन रोटी है भाई। छठा क्वेश्चन है, कविता में किस ऋतु का वर्णन है? ठीक है, तो कविता में भाई किस ऋतु का वर्णन हुआ है? सर्दी ऋतु का, ग्रीष्म ऋतु का, वर्षा ऋतु का या बसंत ऋतु का?
तो भाई वर्षा ऋतु का वर्णन हुआ है। 7वां क्वेश्चन है, उमग्यों का क्या अर्थ है? उमग्यों का क्या अर्थ है भाई? तो पैदा होना, उमंग उठाना, आजाद होना या दुखी होना। तो उमंग उठाना उमग्यों का अर्थ रहेगा। 8वां क्वेश्चन है, नन्ही नन्ही बूंद कब पड़ती है? क्या भाई? नन्ही नन्ही बूंद कब पड़ती है? जब धूप निकलती है, जब रात होती है, जब झड़ी लगती है, जब कृष्ण जी आते हैं। तो भाई जब झड़ी लगती है तब नन्ही नन्ही बूंदे पड़ती हैं। 9वां क्वेश्चन है, किस बात से पता चलता है कि भोर हो गई है? कि कभी किस बात से पता चलता है कि भोर हो गई है? गोपियां दही मथ रही है, सभी घर वालों के किवाड़ खुल गए हैं, द्वार पर नर और देवता खड़े हैं, ग्वाल बाल जय जयकार कर रहे हैं। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है अपना, ग्वाल बाल क्या है? जय जयकार कर रहे हैं भाई। आगे है 10वां क्वेश्चन, मीरा के प्रभु कैसे हैं? जो मीरा है उसके प्रभु कैसे हैं? गाय चराने वाले हैं, मन मोहने वाले हैं, शरण में आए का उद्धार करने वाले हैं, या सब पर प्रेम की वर्षा करने वाले हैं। तो भाई मीरा के प्रभु शरण में आए का उद्धार करने वाले हैं। 10 का 3 ऑप्शन ठीक रहेगा। 16वां लेसन अपना कंप्लीट हो गया है। 17वां लेसन करते हैं, वीर कुंवर सिंह। भाई कौन है वीर कुंवर सिंह? तो देखते हैं, वीर कुंवर सिंह यह पाठ एक महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित है, जिसका नाम क्या है? वीर कुंवर सिंह। इनका नाम 1857 के विद्रोह के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबा दिए थे। वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। उनके पिता का नाम साहबजदा सिंह एवं माता का नाम पंचरतन कुंवर था। वह इस विद्रोह में सबसे बड़ी उम्र के वीर योद्धा थे, जिन्होंने इतने वृद्ध होने पर भी अंग्रेजों से हार नहीं मानी। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की बहुत अच्छी मिसाल कायम की। वे निडर, साहसी, कार्यकुशल, कर्तव्यपरायण, नीति कुशल राजा थे वे। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे वीर कुंवर सिंह पाठ के। पहला क्वेश्चन है, बैरकपुर में विद्रोह कब हुआ? जो बैरकपुर है उसमें विद्रोह भाई कब हुआ? तो फरवरी 1857 में, 2 है जनवरी 1857 में, मार्च 1857, अप्रैल 1857 या मार्च 1857 में। तो बैरकपुर में विद्रोह भाई मार्च 1857 में हुआ भाई। दूसरा क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर किसे फांसी दे दी गई भाई? ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर किसको फांसी दे दी गई थी? मंगल पांडे को, तात्या टोपे को, बहादुर शाह जफर को, या कुंवर सिंह को? तो मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर। तीसरा क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को भारत का शासक घोषित कर दिया गया था? भी कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसको भारत का शासक घोषित कर दिया गया था? तो अहमद शाह, मौलवी, बहादुर शाह जफर, अमजद खान, या इनमें से कोई नहीं? तो बहादुर शाह जफर को क्या है? भारत का शासक घोषित कर दिया गया था भाई। आगे है फोर्थ क्वेश्चन, दिल्ली के अतिरिक्त कहाँ भीषण युद्ध हुए? दिल्ली के अतिरिक्त कहाँ पर भीषण युद्ध हुआ था? तो 1 कानपुर में, 2 लखनऊ में, 3 बरेली में, या उपयुक्त सभी? तो भाई इन सभी जगहों पर क्या था? भीषण युद्ध हुआ था भाई। 5वां क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? ठीक है भाई, तो वीर कुंवर सिंह थे, इनका जन्म किस जिले में हुआ था? तो देखते हैं, शाहबाद जिले में, कैथल जिले में, करनाल जिले में, या अंबाला जिले में? तो इनका जन्म भाई अंबाला जिले में हुआ था। छठा क्वेश्चन है, कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? जो कुंवर सिंह थे इनके पिता का नाम क्या था? शहजादा सिंह, या साहबजादा सिंह, वीर सिंह, दिलेर सिंह? तो कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह था भाई। कुंवर सिंह की माता का क्या नाम था? पंचरतन कुंवर, चित्रा कुंवर, सुभद्रा कुंवर, सुमित्रा कुंवर? तो पंचरतन कुंवर
कुंवर की माता का नाम था भाई। 8वां क्वेश्चन है, कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा कहाँ पर हुई था? जो कुंवर सिंह थे, इनकी शिक्षा दीक्षा भाई कहाँ पर हुई थी? तो विद्यालय में, घर में, मदरसे में या गुरुकुल में? तो कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा गुरुकुल में हुई थी। 9वां क्वेश्चन है, सैनिक किस नदी को पार करके आरा की ओर चल पड़े? जो सैनिक थे भाई, कौन सी नदी ऐसी थी जिसको पार करके आरा की ओर चल पड़े थे? तो कोसी नदी, गंगा नदी, कावेरी नदी या सोन नदी? तो भाई सोन नदी को पार करके सैनिक आरा की ओर चल पड़े थे भाई। 4th ऑप्शन ठीक रहेगा। बंसुरिया बाबा कहाँ रहते थे? जो बंसुरिया बाबा है वो कहाँ पर रहते थे? तो हिमालय की कंदरा में, सतपुड़ा के जंगलों में, गंगा नदी के खादर में या जगदीशपुर के जंगल में? तो जगदीशपुर के जंगल में बंसुरिया बाबा जी रहते थे। 17वां क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है। 18वां पाठ है, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। ये हमारे पाठ का नाम है भाई। 7th क्लास के एनसीईआरटी में है, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। अपना 18वां लेसन रहेगा। लेखक परिचय देखते हैं। पत्रकार, लेखक एवं संपादक विनीता पांडे आधुनिक भारतीय हिंदी साहित्य में 21वीं सदी के उभरते साहित्यकारों में से एक प्रसिद्ध नाम है। किसका भाई? विनीता पांडे का। एनसीईआरटी कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत बाग 2 के अध्याय 18 में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी, ठीक है, धनपाल पिल्ले पर विनीता पांडे की रचना प्रसिद्ध है। ठीक है, ये जो धनपाल पिल्ले थे हॉकी के खिलाड़ी, उन पे ये क्या है? रचना है, संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया। और यहाँ पे पाठ का नाम भी यहाँ पे दे रखा, कहाँ पे भाई? एनसीईआरटी कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के अध्याय 18 में है भाई ये। तो खिलाड़ी धनराज पिल्ले के जीवन पर आधारित है। विनीता पांडे की यह रचना साहित्य के साक्षात्कार विधा के अंतर्गत आती है। किसके आते हुए? इंटरव्यू के अंतर्गत आती है, यानी साक्षात्कार के अंतर्गत आती है। विधा पूछी जाए तो आपको पता होना चाहिए। आगे है भाई, शामिल है विनीता पांडे मशहूर साहित्यकार मच वुमेन नाउस, ठीक है, के सम्मानित सहभागी रही है, जो महिला मनोविज्ञान, संघर्ष, साहस, सफलता और नवाचार को समाज के सामने लाने के लिए प्रयासरत है भाई। विनीता पांडे बचपन से संवेदनशील, रचना धार्मिकता के प्रति समर्पित रही है। उनकी प्रथम चर्चित पुस्तक इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर है। दूसरी पुस्तक क्राइसिस ऑफ अर्बन मीडिया क्लास है। विनीता पांडे के लिए उनकी पुस्तकों क्या क्या नाम है भाई? देखो, ठीक है, उनकी देखो चर्चित पुस्तक, जो चर्चित पुस्तक है ये देखो पूछा जा सकता है। तो इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, ये किसकी है? विनीता पांडे की पुस्तक है पहली। और दूसरी पुस्तक का क्या नाम है? क्राइसिस ऑफ अर्बन मिडिल क्लास भाई। तो ये दोनों की दोनों पुस्तक आपको याद रखनी है, पेपर में पूछी जा सकती है। विनीता पांडे के लिए रचना का विषय क्षेत्र मुख्यतः समकालीन भारतीय समाज और साहित्य रहा है, जिसके केंद्र में नवयुवक एवं महिलाएं हैं। सारांश देखते हैं भाई पाठ का। इस पाठ के प्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले का इसमें विनीता पांडे द्वारा लिया गया साक्षात्कार का अंश है भाई। इसमें उन्होंने अपने बचपन और परिवार के साथ खेल के दिनों के संघर्ष के बारे में बताया है। धनराज पिल्ले के बचपन से लेकर अब तक की प्रमुख घटनाओं का वर्णन है। किस प्रकार धनराज के परिवार वालों ने उनका साथ दिया। गरीब परिवार के होते हुए भी उन्होंने साधनों के अभाव में दोस्तों से हॉकी लेकर अभ्यास किया। ज्यादा पढ़े लिखे न होने पर भी उन्होंने अपने अभ्यास पर ध्यान दिया और मुंबई आकर अपने हॉकी में लग गई भाई। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे भाई। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, पाठ किस विधा पर आधारित है? तो किस विधा पर है ये पाठ? तो एकांकी है, संस्मरण है, जीवनी है, साक्षात्कार है। तो 4th ऑप्शन ठीक है। संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, ये साक्षात्कार रहेगा। और किसकी लेखिका कौन है? विनीता पांडे है भाई। धनराज का बचपन कहाँ बीता था? जो धनराज पिल्ले थे उनका बचपन कहाँ पर बीता था? अमृतसर में, मुंबई में, खिड़की गांव में? तो
दिल्ली में। तो उनका बचपन बीता था भाई खिड़की गांव में। तीसरा क्वेश्चन है, बैचलर ऑफ हॉकी कहने का क्या अभिप्राय है? ठीक है, अभी बैचलर ऑफ हॉकी कहने का क्या अभिप्राय है ये हमें बताना है। तो हॉकी में ग्रेजुएट, वरिष्ठ खिलाड़ी, हॉकी खेल में पारंगत या सीखने वाला। तो तीसरा ऑप्शन ठीक रहेगा, बैचलर ऑफ हॉकी कहने का अर्थ है हॉकी खेलने में पारंगत। फोर्थ क्वेश्चन, धनराज के आने जाने के लिए कौन सा वाहन का प्रयोग करते थे? भाई धनराज आने जाने के लिए कौन सा वाहन प्रयोग करते थे? तो बस, मोटरसाइकिल, कार या लोकल ट्रेन। भाई तो धनराज पिल्ले जी है जो आने जाने के लिए वे लोकल ट्रेन का प्रयोग करते थे। धनराज ने, जो धनराज पिल्ले हैं, उन्होंने कितनी कक्षा तक पढ़ाई की थी? तो कितनी कक्षा तक पढ़े लिखे थे ये? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं? तो ये 10वीं कक्षा तक पढ़े लिखे थे धनराज पिल्ले भी। छठा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने धनराज पिल्ले को कैसे सम्मानित किया? तो कैसे सम्मानित किया था? कार भेंट कर, फ्लैट भेंट कर, स्वर्ण पदक देकर या मोटरसाइकिल देकर? तो भाई फ्लैट भेंट कर, ठीक है, फ्लैट भेंट में दिया था धनराज पिल्ले को महाराष्ट्र सरकार ने। आपको ध्यान रखना है भैया। धनराज पिल्ले का परिवार कैसा था? जो धनराज पिल्ले था उसका परिवार कैसा था? तो बड़ा था, छोटा था, अमीर था या गरीब था? तो धनराज पिल्ले का परिवार गरीब था। आठवां क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले का साक्षात्कार किसने लिया है? तो राजरानी ने, अनीता ने, विनीता पांडे ने या रोशनी ने? तो विनीता पांडे ने धनराज पिल्ले का साक्षात्कार लिया है भाई। नौवां क्वेश्चन है, धनराज पिल्ले हॉकी स्टिक किससे लेकर काम चलाते थे? तो किससे लेकर भी अपना काम चलाते थे? साथियों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से या इनमें से कोई नहीं भाई? तो धनराज पिल्ले भाई अपने साथियों से या अपने दोस्तों से हॉकी स्टिक लेकर अपना काम चलाते थे। 10वां क्वेश्चन है, धनराज को 1 साल के बाद किस कैंप के लिए चुना गया? जो धनराज जी है, धनराज पिल्ले जी, उनको 1 साल के बाद किस कैंप के लिए चुना गया था ये हमें बताना है। तो ओलंपिक, विश्व कप, ओलिवियन एशिया कप या इनमें से कोई नहीं? तो भाई ओलिवियन एशिया कप के लिए धनराज पिल्ले को चुना गया था। किसके लिए? ओलिवियन एशिया कप के लिए। तो यहाँ पे अपना पाठ कंप्लीट होता है। अब हम अपना अध्याय 19 करेंगे। ठीक है, पाठ 19 करेंगे। ठीक है, आश्रम का अनुमानित व्यय। ठीक है, आश्रम का अनुमानित व्यय देखते हैं। ये अपने पाठ का नाम है भाई। महात्मा गांधी का नाम किसने नहीं सुना होगा? भाई महात्मा गांधी का नाम किसने नहीं सुना होगा? महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो दूसरों की सलाह देने से पहले उसका प्रयोग स्वयं करते थे। सत्य हिंसा के पुजारी गांधी जी का मानना था कि हमेशा सादा जीवन जीना चाहिए, अपने विचारों को सदा सदा उच्च रखना चाहिए। गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे और भारत की स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया। गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजगुरु थे। उनकी सलाह पर भारत की स्थिति से रूबरू हुए और भारत का भ्रमण किया भाई। उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की और वहां आश्रम के कुछ संविधान गांधी जी ने तैयार किए। इन्हीं संविधानों का विवरण इस पाठ में है। किसमें भाई? आश्रम का अनुमानित व्यय। तो क्वेश्चन करते हैं अब इस पाठ के। गांधी जी क्या बना रहे थे? जो गांधी जी है वो क्या बना रहे थे? आश्रम खर्च का ब्यौरा या अंग्रेजों के विरुद्ध योजनाएं या उपयुक्त सभी? तो गांधी जी भाई आश्रम खर्च का ब्यौरा बना रहे थे। 2 ऑप्शन ठीक रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेशन से अतिथि और सामान को लाने के लिए किस साधन का प्रयोग करने की बात हो रही थी? भाई जो स्टेशन से अतिथि है और सामान लाना, ठीक है, जो स्टेशन से अतिथि आएंगे और उनका सामान आएगा तो वो किस साधन पर आएगा, इसके लिए बात हो रही थी। तो कार, ऑटो रिक्शा, बैलगाड़ी या रिक्शा? तो भाई बैलगाड़ी के विषय में बात हो रही थी भाई।
आगे है, महात्मा गांधी के पिता मोहनदास करमचंद गांधी राजकोट में किस पद पर थे? ठीक है, देखो महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, वो राजकोट में, ठीक है, किस पद पर थे? तो दीवान के पद पर थे, दरोगा के पद पर थे, अध्यापक के पद पर थे, किसी भी पद पर नहीं थे। तो भाई राजकोट में मोहनदास करमचंद गांधी दीवान के पद पर थे भाई। फोर्थ क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की माता का क्या नाम था? जो महात्मा गांधी थे उनकी माता का क्या नाम था? तो एक मीराबाई, दो पुतलीबाई, सी रजनीबाई या फोर इसमें से कोई नहीं। तो भाई पुतलीबाई महात्मा गांधी की माता का नाम था। फिफ्थ क्वेश्चन है, पुतलीबाई किस विचार की महिला थी? जो पुतलीबाई है यानी महात्मा गांधी की माता जी पुतलीबाई किस विचार की महिला थी? तो धार्मिक, हिंसक, स्वतंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो धार्मिक विचारों की महिला थी पुतलीबाई। छठा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के लिए सदैव कैसा मार्ग चुना? भाई जो महात्मा गांधी थे उन्होंने स्वतंत्रता के लिए सदैव कैसा मार्ग चुना था? तो अहिंसा का, असत्य का, सत्य का, सत्य और अहिंसा का। तो सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना था भाई महात्मा गांधी ने। सेवंथ क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपनी वकालत कहाँ से शुरू की? ठीक है, जो महात्मा गांधी है भाई उन्होंने सबसे पहले अपनी वकालत कहाँ से शुरू की थी? तो एक दिल्ली से, राजकोट से, पोरबंदर से या मुंबई से। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपनी वकालत मुंबई से शुरू की थी। फोर्थ ऑप्शन ठीक रहेगा। 19वां अध्याय कंप्लीट होता है। 20वां अध्याय है अपना विप्लव गायन भाई। ठीक है, और इसी के साथ आज अपनी 7th क्लास की बसंत भाग 2 कंप्लीट हो जाएगी भाई। विप्लव गायन, ठीक है, इसके कवि परिचय देखते हैं। बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म। तो विप्लव गायन के रचनाकार कौन है, कवि कौन है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी है। तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी का जन्म 8 दिसंबर 1807 में हुआ। कब हुआ था भाई? 8 दिसंबर 1807 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ? मध्य प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के समीप के ग्राम बयाना में हुआ था। उनके पिता जमुनादास शर्मा वल्लभ पंथ के अनुयायी थे। क्या नाम था इनके पिता का? जमुनादास शर्मा। ये वल्लभ पंथ के अनुयायी थे। हरिद्वार के मंदिरों में पुरोहिताई ही करते थे। 11 वर्ष की अवस्था में उनकी पढ़ाई शुरू हुई। मिडिल तक पढ़ाई की और लोकमान्य गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के संपर्क में आकर पढ़ना छोड़ दिया। किसने? बाल कृष्ण शर्मा नवीन ने भाई। स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने लगे राजनीतिज्ञ और पत्रकार के समानांतर ही उनके व्यक्तित्व में एक कवि पक्ष भी था जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत था। स्वतंत्रतावादी आंदोलन काव्य में मुखर होने लगा और परिणाम स्वरूप कवि बन कृतियां कर डाली। उर्मिला एवं कुमकुम इनके महान ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है, बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण है? उर्मिला और कुमकुम भी। ठीक है, अब हम अपने पाठ का क्या करेंगे? सारांश करेंगे। सॉरी, कविता है ये, देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में कवि ने सामाजिक बुराई और पाखंड की जंजीर तोड़कर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। यह कविता तब लिखी गई जब स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम पर था भाई। कवि ने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कविता के माध्यम से लोगों में बदलाव लाने की कोशिश की। वह कहते हैं कि हमें आसपास बदलाव चाहते हैं तो हमें शांति के गीत छोड़कर क्रांति की तान सुनने होंगे। कविता के जरिए समाज को एक महान बदलाव करने का संदेश देते हैं। कौन? बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। तो अब अपने ये जो कविता है ये पल्लव गायन, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। कवि कविता के माध्यम से किस से आह्वान करता है? तो किससे करता है? स्वतंत्रता सेनानियों का, देशवासियों से या नवयुवकों से? तो नवयुवकों से आह्वान करता है भाई। उथल पुथल मचाने से कवि का क्या अभिप्राय है? ठीक है, उथल पुथल मचाने से कवि का क्या अभिप्राय है? तो विद्रोह का होना, क्रांति का आगमन, आंधी का आना, समाज में परिवर्तन का होना। तो क्रांति का आगमन होना उथल पुथल से कवि का अभिप्राय रहेगा भाई। तीसरा क्वेश्चन है,
कवि देशवासियों को कैसी तान सुनाना चाहता है? ठीक है, तो कैसी तान सुनाना चाहता है कवि? प्राचीन परंपराओं को समाप्त करने की, परिवर्तन एवं नवनिर्माण की, बदलाव की, या उपयुक्त सभी। तो चारों की चारों क्या है? ये तान सुनाना चाहता है कवि प्राचीन परंपराओं को समाप्त करने की, परिवर्तन एवं नवनिर्माण करने की और बदलाव की। इस कविता के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, सुमित्रानंदन पंत है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो बालकृष्ण शर्मा नवीन जी वे पल्लव गायन के रचनाकार रहेंगे भाई। कवि की वीणा में कैसी चिंगारियां बैठी हैं? जो कवि है इनकी वीणा में कैसी चिंगारियां बैठी हैं? तो शांति की, क्रांति की, या उपयुक्त सभी। तो भाई देखो, इसका क्वेश्चन आएगा क्रांति की। देखो, 2 में भी क्रांति है और 3 में भी क्रांति है, तो दोनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। यह गीत कैसा गीत है? ठीक है, जो विपल्लव गायन है वो कैसा गीत है? तो वीरतापूर्ण, ओजस्वीपूर्ण, रौद्र, या हास्य है। तो भाई ये ओजस्वी गीत रहेगा। क्रांति का गीत क्या कर सकता है? जो क्रांति है उसका गीत क्या कर सकता है? वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन, कुछ नहीं कर सकता, सरकार बना सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता क्रांति का गीत। तान शब्द का क्या अर्थ है? जो तान है उस शब्द का क्या अर्थ रहेगा? शरीर, गीत, पेड़, या जड़। तो गीत इसका अर्थ रहेगा तान शब्द का भी। 9वां क्वेश्चन है, क्रांति गीत से क्या क्या नष्ट हो जाता है? जो क्रांति गीत है इससे क्या क्या नष्ट हो जाता है ये हमें बताना है। सरकार, समाज, देश, समस्त अवरोध। तो समस्त अवरोध क्रांति गीत से नष्ट हो जाता है। 10वां क्वेश्चन है, शेषनाग किसकी चिंता में डूबा रहता है? जो शेषनाग है वो किसकी चिंता में डूबा रहता है? विषव की, मणि की, विषव की, या ईश्वर की। तो मणि की चिंता में डूबा रहता है शेषनाग भाई। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करते हैं भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, और भाई ये देख लेना, आज ये जो हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी वो कंप्लीट हो चुकी है भाई। ठीक है, जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे पीडीएफ इसकी शेयर कर दूंगी कंप्लीट 7th क्लास की एनसीईआरटी की। ठीक है भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्लास को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट जरूर करना भाई। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।